मैं सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों की तस्वीरें देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ट्रेंडिंग न्यूज़ पर पड़ी। कमेंट सेक्शन में लोग काफ़ी मज़े ले रहे थे और लिखा था कि कोई बदकिस्मत इंसान 18वीं मंजिल से गिरे फूलदान की वजह से बेहोश हो गया। कुछ कमेंट्स में लिखा था कि यह लड़की शायद आज अपना गुड लक देखकर घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन जब मैंने खबर को ध्यान से देखा तो पता चला कि वह बदकिस्मत इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। सबसे अजीब बात तो यह थी कि इस एक्सीडेंट के बाद उसका दिमाग घटकर 8 साल के बच्चे जैसा हो गया था। अब वह हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं उसे स्पंज बांट दूं। उसकी फैमिली से मिलने वाले पैसों की खातिर मैंने यह सब बर्दाश्त कर लिया, यहाँ तक कि उसके गले मिलना और किस करना भी। जब उसने कहा कि बाकी सभी बच्चों के पास पार्टनर हैं तो मैंने उस बात को भी सह लिया। रात को उसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वह जिद करके मेरे बेड पर ही सोती थी। पैसों के लिए मैंने इसे भी इग्नोर किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मेरी पिंक कलर की अंडरवियर चुरा ली और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। तभी आधी रात को उसकी मां लिन क्यूए और उसका भाई लिन किंगक्सवान मेरे दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट सीधे मेरे चेहरे पर दे मारा, जिसमें लिखा था कि वह 30 दिनों तक कोमा में रहने के बाद ऐसी हो गई है। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर वे लोग मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि फूलदान मैंने तो नहीं फेंका था। वह एक्सीडेंट मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे हुआ था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसकी मां ने कहा कि वह वहां जरूर किसी खास वजह से आई होगी। शायद वह मुझसे पैचअप करना चाहती थी, लेकिन मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि यह नामुमकिन है। लिन किंगक्सवान एक बेहद कोल्ड इंसान था, जिसने हमारे 1 साल से ज्यादा के रिलेशनशिप में हमेशा एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह बिहेव किया था। उसने कभी खुद से क्लोज होने की कोशिश नहीं की और पूरे रिलेशनशिप में हमारे किस और हक करने की गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी। कुछ महीने पहले मैंने रोते हुए उससे शिकायत की थी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं रहता था, और जब मैं आधे महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था तब भी उसने मुझे नहीं बताया। मैंने चिल्लाकर कहा था कि मुझे ऐसे बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त लिन किंगक्सवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी और ऐसा लुक दिया था जैसे मैं कोई पागलपन कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और हमारा ब्रेकअप हो गया। सामने से मुझे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया था। ऐसा पत्थर दिल इंसान भला मुझसे पैचअप करने क्यों आएगा जब तक कि सूरज पश्चिम से न उग जाए। तभी डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके दिमाग में कुछ ब्लड क्लॉट्स हैं जो नसों पर दबाव बना रहे हैं। जैसे ही ये क्लॉट्स ठीक होंगे वह पूरी तरह रिकवर हो जाएगी, और इसके लिए उसे किसी ऐसे इंसान या चीज़ के पास रखना बेहतर होगा जो उसे इमोशनली ट्रिगर कर सके। क्यूए की आंखें चमक उठीं और उन्हें तुरंत मेरा ख्याल आया। उन्होंने कहा कि बेहोश होने से पहले वह आखिरी बार मुझसे ही मिलने आई थी। मेरा चेहरा अजीब सा हो गया और मैंने कहा कि शायद वह बस वहाँ से गुजर रही होगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं नहीं चाहता कि वह ठीक हो जाए, तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि बेशक मैं चाहता हूँ। तभी उसकी माँ ने अचानक एक बैंक कार्ड निकाला और कहा कि अगले 2 महीनों तक उसकी देखभाल करने की फीस इसमें है। मैंने तुरंत कार्ड अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराने लगा। लिन क्यूए ने हंसते हुए उसका सूटकेस मेरे कमरे में रख दिया जिसमें उसके कपड़े थे, और मैंने भी सिर हिलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ मैं और वह थे, और हम दोनों एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसका दिमाग भले ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन देखने में वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इसलिए मैंने टेस्ट करने के लिए उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि मैं कौन हूँ। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। वह थोड़ी हैरान दिखी और फिर उसने मुझे बॉस कहना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अब से उसे मेरी हर बात माननी होगी और जो भी मैं कहूँ वही करना होगा। उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट देखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अगले ही पल वह बहुत खुश हो गई और मुझे लगा कि इसे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। इसलिए मैंने एक तकिया उठाया और उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए वहाँ सोने को कहा। उसने उस छोटे से सोफे को देखा, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही मैं लेटने गया, बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। वह दरवाजे के पास खड़ी थी और उसे शावर लेना था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं उसे बाथरूम ले गया, लेकिन वह मेरे सामने ही अपने कपड़े उतारने लगी। पहले उसकी टी-शर्ट और फिर बाकी कपड़े। जब वह अपने इनरवियर उतारने लगी तो मैं घबरा गया और तुरंत वहां से भागा। मैंने चिल्लाकर कहा कि आगे से कभी किसी लड़के के सामने इस तरह कपड़े मत उतारना, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया कि अब जैसे मर्जी हो वैसे नहाओ। अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना था। वह अभी भी कल वाले कपड़ों में सोफे पर बैठी थी और खाली नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे सबवे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह खुद अपने लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर ले। तभी मुझे अचानक याद आया और मैंने पूछा कि क्या तुम्हें फूड ऑर्डर करना आता है। उसने ना में सिर हिला दिया।
जिससे मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है, तो उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। जब मैंने पूछा कि क्या इसे यूज़ करना आता है, तो उसने पहले हाँ में और फिर ना में सिर हिलाया। मैंने उसका फ़ोन लिया और उसमें चैट ऐप ओपन करके अपने नंबर को पिन कर दिया। मैंने देखा कि उसने मेरा नाम स्मॉल मशरूम सेव कर रखा था, जिसे मैंने बदल कर रेस्टोरेंट मशरूम कर दिया। मैंने उससे कहा कि जब भी कोई बात हो मुझे वॉइस मैसेज भेज देना और टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई करूंगा। ट्रेन में सफ़र करते हुए मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑन ऑर्डर कर दिया और वॉइस मैसेज भेजकर बताया कि आगे से तीनों टाइम का खाना ऐसे ही मैनेज करना होगा। दोपहर में जब मैं ऑफिस के पेंट्री एरिया में अपने कलीग्स के साथ बात कर रहा था, तब मुझे उसका वॉइस मैसेज मिला। उसने कहा कि उसे प्यास लगी है, तो मैंने रिप्लाई किया कि फ्रिज में दूध रखा है। आधे घंटे बाद फिर से एक मैसेज आया कि उसने दूध पी लिया है। मैंने उसके लिए लंच ऑन ऑर्डर किया और पूछा कि तुम कब तक फ्री हो जाओगे, क्योंकि वह घर पर बोर हो रही थी। मैंने उसे सो जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा कि नींद नहीं आ रही तो शॉर्ट वीडियो देख लो, लेकिन उसने कहा कि वह बोरिंग है। फिर उसने बताया कि फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है और चार्जर नहीं मिल रहा है। मैंने फ़ोन साइड में रख दिया क्योंकि मैं बार बार रिप्लाई करके थक चुका था। उसने कुछ देर और मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन फिर सब शांत हो गया, जिसका मतलब था कि फ़ोन बंद हो चुका है। शाम को जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो वह तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो गई और उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने जो डिनर पैक करवाया था उसे टेबल पर रख दिया। अब वह पहले के मुकाबले बहुत शांत और बात मानने वाली हो गई थी। खाना खाने के बाद जब मैंने उसे कचरा साफ करने को कहा तो उसने बहुत ध्यान से पूरा काम किया। मैंने उसकी एक फ़ोटो क्लिक की और अपने फ्रेंड को सेंड करके पूछा कि क्या यह सब सच हो सकता है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि शायद वह तुमसे पैचअप करने के लिए यह सब नाटक कर रही है। उसने मुझे आइडिया दिया कि मुझे उसका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनेट से प्राइमरी स्कूल के कुछ मैथ्स के सवाल ढूंढे और उसके सामने रख दिए। उसने बहुत कंफ्यूज होकर मुझे देखा और जब मैंने खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश की तो 3 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि यह तरीका काम नहीं करेगा। मुझे लगा कि शायद वह झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका आजमाने का सोचा। मैंने एक टेप निकाला और उसे अपने पैंट के पैर ऊपर करने को कहा। कोई भी लड़की यह नहीं मानना चाहेगी कि उसके पैरों पर बाल हैं। उसने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और उत्सुकता से मुझे देखने लगी। मैंने टेप को उसके पैर पर चिपकाया और एक झटके में खींच लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मुझे लगा कि वह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, इसलिए मैंने थाइज वाले एरिया पर भी ट्राई किया। गलती से मेरा हाथ उसकी इनर थाई पर टच हो गया, जिससे उसकी मसल्स थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगा कि वह उसका सेंसिटिव जोन था, लेकिन फिर भी उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और मैं उसके साफ पैरों को देखकर सोचने लगा। तभी उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने खुश होकर कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारे पैर सच में बहुत स्मूथ और सुंदर हैं। अचानक उसने अपना हाथ मेरे पैर पर रखा और उसे सहलाने लगी। उसने पूछा कि क्या मुझे भी अपने पैरों को साफ करना है, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत पीछे हटा और उसे अलर्ट होकर देखने लगा। वह बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह दिख रही थी और हैरान होकर मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा कि किसी लड़के के पैर को इस तरह बिना परमिशन के नहीं छूते। उसने अपने होंठ सिकोड़े और धीरे से सॉरी कहा। मैंने थोड़ा सख्त होकर दीवार के कोने की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां जाकर खड़े हो जाओ। जब भी तुम कोई गलती करोगी तुम्हें यही पनिशमेंट मिलेगी। उसने अपनी पैंट नीचे की और चुपचाप कोने में जाकर खड़ी हो गई। मैं गुस्से में बाथरूम गया, शावर लिया और बेड पर सोने चला गया। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे लिविंग रूम के कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। वह लिन किंग्सवान था। मैंने उसे धीरे से आवाज दी तो उसने रिस्पॉन्स किया। मैंने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे, यानी वह कई घंटों से वहीं खड़ा था। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? मेरा दिल थोड़ा पिघल गया और मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा और पानी का एक ग्लास दिया। उसने ग्लास पकड़ा और बहुत ही उदास नजरों से मुझे देखते हुए पूछा कि क्या अब मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद वह चैन से सोफे पर लेट गया और कंबल ओढ़कर सो गया। वह छोटा सा सोफा उसके लिए काफी टाइट था, इसलिए मैंने सोचा कि वीकेंड पर उसके लिए एक नया बेड अरेंज कर दूंगा। वीकेंड पर जब मैं आराम से सोफे पर लेटा था तभी उसकी माँ का वीडियो कॉल आया। ये कॉल उसके फोन पर आया था और मुझे पता चला कि वह हर रोज उसका हालचाल लेती है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन उसने फोन पर कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। जब उसकी माँ ने पूछा कि आज खाने में क्या खाया तो उसने कुछ डिशेज के नाम लिए। मैंने राहत की सांस ली कि उसने ऑनलाइन फूड का नाम नहीं लिया। जब से मुझे पता चला कि उसे रोज अपनी माँ को रिपोर्ट देनी होती है, मैंने उसके साथ ज्यादा सख्ती करना बंद कर दिया। अब मैं कभी कभी खुद उसके लिए अच्छा खाना बनाने लगा था। उसे मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि एक सिंपल एग नूडल सूप भी वह पूरा खत्म कर देती थी। खाना खाने के बाद वह चुपचाप सारे बर्तन साफ कर देती थी। एक दिन वह बाथरूम से बाहर आई और बहुत परेशान दिख रही थी। उसने मुझसे कहा कि शायद उसे कोई चोट लगी है और मुझे उसका घाव चेक करना चाहिए।
जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसे पीरियड्स आए थे। वह इस वजह से पूरे दिन सोफे पर परेशान बैठी रही और मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आ रही थी। उसने बहुत दुखी होकर मुझसे पूछा कि इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। मैंने मजाक में कहा कि तुम इंटरनेट पर सर्च करके देख लो। आधे घंटे बाद वह अपना फोन लेकर मेरे पास आई और कहा कि लोगों का कहना है कि प्रेग्नेंट होने से यह ठीक हो जाता है। उसने मुझसे हेल्प मांगी और बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मुझे यकीन हो गया कि वह कोई नाटक नहीं कर रही है और मैं बड़बड़ाते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी थीं। अब उसके चेहरे से वह पुराना रूखापन पूरी तरह गायब हो चुका था और वह 24 घंटे मेरे आसपास ही रहती थी। मैं जो भी कपड़े पहनता वह हमेशा कहती कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। वह मेरी हर बात पर बिना किसी शक के भरोसा करती थी और अब मुझे भी काम से घर लौटने का इंतजार रहने लगा था। एक दिन जब मैं सोसाइटी के कैंपस में टहल रहा था तभी मुझे ये फेंक दिखाई दिया। उसने एक सिंपल हुडी और शॉर्ट्स पहने हुए थे और वह काफी हैंडसम लग रहा था। उसने मुझे नहीं देखा लेकिन उसे देखकर मेरे मन में अजीब सी फीलिंग आई। वह भी एक वजह था जिसकी वजह से मेरा और लिन किंगक स्वान का ब्रेकअप हुआ था। जब मैं घर लौटा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे देखते ही तुरंत खड़ी हो गई। उसने मेरे बालों को थोड़ा बिखेर दिया और हंसने लगी। मैंने उसका हाथ हटाया तो उसने बहुत ही अच्छे मूड में कहा कि कल हम हेयर कट के लिए चलेंगे। वह पिछले आधे महीने से घर से बाहर नहीं निकली थी। मैंने उसका हाथ वापस अपने बालों पर रख दिया और उसे जो करना था करने दिया। अगले दिन बाहर जाने से पहले मैंने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया। उस पर एक सिंपल टी शर्ट और जीन्स भी बहुत सूट कर रही थी और जब मैंने उसे एक ईयर रिंग और सिल्वर चेन पहनाई तो वह बहुत कूल लग रही थी। अब मुझे उसके साथ बाहर जाने में कोई झिझक नहीं थी। सड़कों पर काफी भीड़ थी और उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। पुराने दिनों में जब हम डेट पर जाते थे तो वह हमेशा मेरे पीछे शांत खड़ी रहती थी, जैसे उसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना हो। शॉपिंग करना या मूवी देखना उसके लिए बस एक औपचारिकता जैसी थी। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी कि हम साथ में डिज्नीलैंड जाएं, कॉन्सर्ट अटेंड करें या किसी ट्रिप पर जाएं, लेकिन उसे कभी मेरे लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन आज वह अपना सिर झुकाकर बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रही थी और उसकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी। यह देखकर मेरा मन थोड़ा भावुक हो गया। तभी उसकी नज़र एक बच्चे के हाथ में मौजूद खिलौना गाड़ी पर पड़ी और उसने कहा कि उसे भी वह चाहिए। मैंने हंसते हुए मना कर दिया कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, लेकिन उसने बहुत ही मासूमियत से मेरा हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट की और आखिरकार मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। वह एक बच्चे की तरह मुझे खींचकर एक सिल्क नाइटवियर के स्टोर में ले गई। वहाँ की सेल्स गर्ल ने हमसे चॉइस पूछी तो उसने सिल्क के कपड़ों को छूकर पूछा कि यह इतना पतला क्यों है, क्या इसे पहनने से ठंड नहीं लगेगी। मैंने शर्माते हुए तुरंत उसका हाथ खींचा और वहां से बाहर ले आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है और तुम्हें वैसे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और थोड़ा नाराज होकर मुंह फुला लिया। उसके इस बचपने पर मुझे हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम वापस सोसाइटी में आ गए। वहां मुझे फिर से ये फेंक दिखाई दिया जो मेरे ही ब्लॉक की तरफ जा रहा था। तभी मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि वह मेरा पड़ोसी बन चुका है। वह यहाँ कब शिफ्ट हुआ और क्या वह यह सब लिन किंगक स्वान के लिए कर रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। लिफ्ट में वह मेरी तरफ पीठ करके चुपचाप खड़ी थी और अभी भी थोड़ी नाराज थी। मैं डिनर के लिए उसकी पसंद की कोई डिश बनाने का सोच रहा था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि उसने जो जैकेट पहनी थी वह शायद ये फेंक ने उसे गिफ्ट की थी। ये सोचते ही मेरा मूड खराब हो गया और मैंने बस नॉर्मल पास्ता बनाकर डिनर खत्म किया। खाना खाते समय वह बार बार मुझे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। उसने चुपचाप प्लेट साफ की और सोफे पर आकर बैठ गई। उसने मैंगो स्लाइस काटकर मेरे सामने टेबल पर रखे और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से पूछा कि क्या मैं मैंगो खाऊंगा, तो मैंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने एक पीस उठाया और सीधे मेरे मुंह के पास ले आई। मैंने एक बाइट ली जो काफी मीठी थी। जब मैंने 2-3 पीस खा लिए तो मैंने अचानक कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह घबराकर सोफे से उठी और मेरा हाथ पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने लगी। मैंने हंसते हुए कहा कि मैं बस मजाक कर रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मूड थोड़ा खराब हो गया क्योंकि मैंने उसके साथ प्रैंक किया था। मैंने धीरे से उसे सॉरी कहा, लेकिन वह शांत रही। फिर मैं उसके थोड़ा और करीब गया और कहा कि अब मुझसे नाराज मत हो। उसने मेरी तरफ देखा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के थोड़े पास ले आई। मैंने भी आगे बढ़कर अपना गाल उसके गाल से टच किया, तब जाकर उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई। तभी टीवी पर चल रही मूवी में एक किसिंग सीन आया। उसने बहुत ध्यान से देखते हुए मुझसे पूछा कि वे लोग क्या कर रहे हैं। मैंने थोड़ा शर्माते हुए समझाया कि यह एक तरह की एक्सरसाइज से पहले की तैयारी है। तभी वह अचानक मेरे करीब आई और उसने मुझे किस कर लिया। उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा कि क्या यह ऐसे ही होता है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि जो लड़की पहले इतनी शांत और रिजर्व्ड थी वह अब ऐसी कैसे हो गई है।
रात को सोने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक प्यारी सी जिद के साथ मुझसे कहा कि मुझे उसे सोने से पहले एक कहानी सुनानी होगी। उसने कहा कि टीवी में सारे बच्चे अपने पापा से कहानी सुनकर ही सोते हैं ताकि उन्हें कोई बुरा सपना ना आए। मैंने उसे पूछा कि क्या तुमने कोई सपना देखा है, तो उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उसने सपना देखा था कि वह नीचे बिल्डिंग के पास खड़ी होकर मुझे मैसेज भेज रही थी। मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी ऊपर से एक फूलदान गिरा और सीधे मेरे सिर पर लगा। मेरी आंखों के सामने बस खून ही खून था। उसकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब समझ आया कि उस एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर कितना गहरा सदमा छोड़ा था। इस बेचारे मासूम के लिए मेरे दिल में प्यार जाग उठा। मैंने उसे एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल परी कथा सुनाई और आखिर में उसे बहुत सारा प्यार देते हुए कस कर गले लगा लिया। लिन किंगस्वन के माथे पर बिखरे बाल उसे इस वक्त बहुत ही मासूम और शांत लुक दे रहे थे। जब मेरे अंदर की केयरिंग फीलिंग्स जाग रही थीं, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि उसे एक किस भी चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि मेरे गाल गर्म हो रहे हैं और यह कोई अच्छा साइन नहीं था। एक 8 साल के बच्चे जैसी हरकत करने वाले इंसान के हाथ पकड़ने पर मुझे शर्म आ रही थी। मुझे लगा कि मेरी यह सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो रही है, इसलिए मैंने तुरंत और सख्ती से मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने पूछा कि आखिर क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने कहा कि कोई भी इस तरह किसी को भी किस नहीं कर सकता, समझे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। उसने कहा कि जब तुम मुझे स्पंज बात दे सकते हो तो यह सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चला गया। शायद यह डेस्टिनी का खेल था। अगले दिन जब मैं घर लौट रहा था तो लिफ्ट में मेरी मुलाकात ये फेंक से हुई। वह भी मुझे वहां देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ और उसने एक अजीब लेकिन पोलाइट स्माइल दी। शायद काफी रात हो चुकी थी, इसलिए लिफ्ट में हमारे अलावा कोई और नहीं था। उसने खुद से बात शुरू की और पूछा कि क्या तुम भी इसी बिल्डिंग में रहते हो। मैं यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। मैं बस नॉर्मली हाँ कहकर बात खत्म करने वाला था, लेकिन तभी उसने लिन किंगस्वन का जिक्र किया। उसने कहा कि उसने सुना है कि लिन किंगस्वन का एक्सीडेंट हो गया है और उसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है। मुझे नहीं पता कि वह अब कैसा है और उसकी रिकवरी कैसी चल रही है। उसने बहुत ही गिल्ट के साथ बताया कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन लिन किंगस्वन ने उसे फोन किया था, लेकिन वह शिफ्टिंग के काम में बिजी था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। वह आज तक नहीं जान पाया कि लिन किंगस्वन उस दिन उससे क्या कहना चाहता था। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का और मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। मेरे दिमाग के सारे डॉट्स अब आपस में जुड़ने लगे थे। मुझे उसकी माँ लिनक्यूए की बात याद आई कि वह मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे मिली थी और वहां आने की कोई वजह जरूर होगी। शायद वह पैचअप करना चाहती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वह मुझसे मिलने नहीं आई थी, वह ये फेंक से मिलने आई थी। जब मैं घर पहुंचा तो लिन किंगस्वन हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरा बैग लिया और मुझे चप्पल ला कर दी। यहाँ तक कि उसने नीचे बैठकर मेरे पैरों की हल्की मालिश भी की। लेकिन इस बार मैं यह सब नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने फ़ोन में ये फेंक की प्रोफाइल से उसकी एक फ़ोटो निकाली और उससे पूछा कि क्या यह इंसान हैंडसम है। लिन किंगस्वन ने फ़ोटो को कुछ देर देखा और कहा कि हाँ, ये ठीक ठाक है। उसके मुंह से ठीक ठाक सुनने का मतलब था कि वह इंसान उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसने मेरे लुक को हमेशा सिर्फ काम चलाऊ ही कहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें उसके घर छोड़ाऊं, वह वहीं पास में रहता है। लिन किंगस्वन काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। वह बस मुझे देखता रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने उसकी माँ लिनक्यूए को फ़ोन लगाया। मैंने उन्हें लिफ्ट में ये फेंक से मिलने वाली बात और अपना शक बताया। मैंने उनसे कहा कि शायद आपने गलत इंसान को चुन लिया है। लिन किंगस्वन की याददाश्त वापस लाने में मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैंने पास बैठे लिन किंगस्वन की तरफ देखा और कहा कि वह इतने दिनों से मेरे पास है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको तुरंत ये फेंक से कांटेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह हेल्प करने के लिए तैयार है। अगले दिन लिन क्यूए और ये फेंक मेरे घर के दरवाजे पर आ गए। वे दोनों उसे अपने साथ ले जाने आए थे। आज लिन किंगस्वन का बर्थडे भी था। मैंने पहले प्लान किया था कि मैं उसके लिए एक छोटा केक बनाऊंगा और उसे उसकी पसंद की ड्रेस पहनाकर स्टार्स देखने के लिए प्लेनेटेरियम ले जाऊंगा, लेकिन अब शायद यह सब करने का मौका नहीं मिलने वाला था। जाने से पहले मैंने लिन किंगस्वन से पूछा कि क्या उसे कोई बर्थडे गिफ्ट चाहिए। उसने अपने होंठ बंद रखे और कुछ नहीं बोला। बस उसने बहुत मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये फेंक ने आगे बढ़कर उसका हाथ छुड़ाया और मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सका। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ग्रिप से बाहर निकाल लिया। जब मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता चला कि मैंने वह 10 लाख रुपए वापस कर दिए हैं तो उसने मेरी बहुत तारीफ की। उसने कहा कि पैसों के लालच में ना आकर मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई है, लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। एक दिन बाद मैंने ये फेंक को मैसेज करके पूछा कि क्या लिन किंगस्वन उसके साथ एडजस्ट हो गया है।
ये फेंक ने रिप्लाई किया कि वह बहुत अच्छे से रह रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह पढ़कर मुझे मन ही मन लिन किंगस्टन पर बहुत गुस्सा आया। उसकी वह सारी मासूमियत और मेरे लिए उसका लगाव सब एक झूठ था। आखिरकार उसे मेरे बजाय ये फेंक ही पसंद आया। वह चला गया था। दिन बहुत अजीब और उदास गुजर रहे थे और मुझे रात की ठंडी हवा, लड़कियां और ये डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स घेर रही थीं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। अच्छी बात यह हुई कि मेरे होम टाउन से पड़ोसी दीदी आ गईं, जिससे मेरा दुख थोड़ा कम हो गया। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने जाने से पहले मैं नर्वस था, लेकिन जैसे ही पड़ोसी दीदी सामने आई, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत समय बाद वह आई थी। मैंने कहा, दीदी चलिए मैं आपको यहाँ आसपास घुमाता हूँ, बताइए क्या खाना पसंद करेंगी। उन्होंने जवाब दिया, मैंने फ्लाइट में ही खा लिया था। वैसे बाहर घूमने से ज्यादा मैं वह जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम रहते हो और तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है। इसलिए हम मेरे घर आ गए। घर के अंदर आते ही उन्होंने चारों तरफ देखा। मेरा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत संभल कर कहा, घर काफी वार्म और कोजी है। मैं थोड़ा झेंप गया। जब से लिन किंगस्टन आया था, घर का सारा काम वही करता था। अब जब वह नहीं था तो घर थोड़ा बिखरा हुआ था। उसके बारे में सोचते ही मैं फिर से उदास होने लगा। वह सोफे पर बैठी और उसे सहलाते हुए एक कंफर्टेबल टोन में बोली, क्या तुम अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड हो? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। उन्होंने आगे कहा, मैंने झांग यांग से सुना था। झांग यांग मेरा भाई जैसा दोस्त है। मैंने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, दीदी आप मुझे घर वापस लौटने के लिए मनाने तो नहीं आई है ना? वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, नहीं मैं तुम्हें घर ले जाने नहीं आई हूँ। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। उन्होंने पूछा, अरे यह क्या है? दीदी ने सोफे के गैप में से एक अंडरवियर खींचकर बाहर निकाला। उनका चेहरा अजीब सा हो गया। बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कहे, मेरा चेहरा शर्म के मारे इतना लाल हो गया था कि जैसे कानों से धुआं निकल रहा हो। आज किस्मत ही खराब थी। यह सब लिन किंगस्टन की वजह से हुआ था। वह देखने में तो इतना शरीफ और अच्छा बच्चा लगता है, लेकिन अपनी ऐसी पर्सनल चीजें यहाँ वहां फेंक देता है। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर वह अंडरवियर उनसे छीन लिया। दीदी मेरे करीब आई और ठंडी आवाज में पूछा, क्या यह तुमने छुपा कर रखी थी? दीदी बहुत स्मार्ट है। मेरे जैसे एवरेज दिमाग वाले इंसान के लिए उन्हें बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल था। कोई रास्ता ना देखकर मैंने लिन किंगस्टन की पूरी कहानी उन्हें सच सच बता दी। मैंने यह भी बताया कि कैसे बाद में हमें उसकी असली सिचुएशन और ये फेंक के बारे में पता चला। दीदी ने अपना चश्मा थोड़ा ठीक किया और मुझे ध्यान से देखने लगी। फिर वह अचानक हंस पड़ी और बोली, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले। मुझे लगा जैसे वह मुझे सीधा साधा या बेवकूफ कह रही हो। फिर उन्होंने अपनी टोन चेंज की और बोली, मेरा मतलब था तुम बहुत प्यारे और काइंड हार्टेड हो। मैंने सोचा चलो ये तो ठीक है। उन्होंने पूछा, क्या वीकेंड पर तुम्हारी छुट्टी है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। ठीक है, कल हॉस्पिटल में मेरा थोड़ा काम है, उसके बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी। मैंने पूछा, मुझे पिक क्यों करना है? आपने तो कहा था कि मैं आपका होस्ट हूं और मुझे आपको घुमाना है। दीदी को ड्रॉप करने जब मैं सोसाइटी के बाहर गया तो कार में बैठने से पहले उन्होंने कहा, थोड़े स्मार्ट और हैंडसम बनकर आना। तुम बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहनते, आखिर किसे इम्प्रेस करना है? वह थोड़ा चिढ़कर लेकिन हंसते हुए बोली, मुझे दिखाना। उनके जाने के बाद जब मैं वापस मुड़ा तो मेरी नजर अचानक लिन किंगस्टन पर पड़ी। वह थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बिल्कुल सीधा और स्टाइलिश, जैसे कोई यंग मॉडल हो। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। मुझे चिंता हुई कि कहीं वह अकेले घर से तो नहीं भाग आया, इसलिए मैं रुक गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी सोसाइटी की बिल्डिंग से ये फेंक बाहर आया। उन दोनों ने आपस में कुछ बात की और बाहर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे मुड़े, लिन किंगस्टन की नजर सीधे मुझ पर पड़ी। लिन किंगस्टन ने मुझसे पूछा कि मेरे बदन पर ये कपड़े किसके हैं। मैंने खुद को ध्यान से देखा। मैंने तो ये कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे। उसने मुझसे यह बात पूछी लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। लिन किंगस्टन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये फेंक ने मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा और लिन किंगस्टन का हाथ पकड़कर खींचने लगा। वे दोनों मेरे सामने ही अपना क्लोज बॉन्ड दिखा रहे थे और वापस जाने लगे। वे दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। हालांकि मेरा मन नहीं था, फिर भी सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए मैं उनके साथ लिफ्ट में चढ़ गया। मैं आगे खड़ा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि लिन किंगस्टन की नजर लगातार मेरी पीठ पर टिकी हुई है। वह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। क्या उसके दिमाग की बीमारी ठीक हो गई थी? मन में ढेरों सवाल लिए मैं अपने घर वापस आ गया। सोने से पहले अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। लिन किंगस्टन को कैसे पता चला कि यह कपड़े मेरे नहीं हैं? कपड़े थोड़े बड़े और ओवर साइज्ड थे, जो आज के समय में नॉर्मल है। असल में मैन्युफैक्चरर ने मुझे गलत साइज का प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया था और मैंने उसे एक्सचेंज करने का आलस कर दिया था। आधी रात को नींद में मुझे धुंधला सा एहसास हुआ कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है और शांति से मुझे देख रहा है। धीरे धीरे मेरे गालों पर किसी के कोमल हाथों का टच महसूस हुआ। क्या यह वही था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तुरंत होश में आ गया। घबराहट में मैंने साइड टेबल पर लाइट का स्विच ढूंढा। जैसे ही लाइट ऑन हुई, मैंने देखा कि सामने लिन किंगस्टन था। अचानक तेज रोशनी होने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी बंद हो रही थीं।
वह थोड़ा अजीब लग रहा था और कंबल के पास बैठा था। मैंने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? लिन किंगशॉन ने अपनी हथेली खोली जिसमें मेरे घर के दरवाजे की चाबी थी। जाने से पहले उसने यह चाबी वापस नहीं की थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम आधी रात को ऐसे चुपके से अंदर आ जाते हो? तुम्हें पता है कि यह कितनी गलत बात है? उसने बहुत मासूमियत से कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मैं बेड से उतरा, उसे चाबी छीन ली और उसे सीधे ये फेंक के घर के दरवाजे पर ले गया ताकि उसे वापस सौंप सकूं। मैंने 2-3 बार डोरबेल बजाई। ये फेंक ने नींद से भरी आंखों के साथ दरवाजा खोला। उसने एक बार मुझे देखा और एक बार लिन किंगशॉन को। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड था। मैंने कहा, ये चुपके से भागकर मेरे घर में घुस आया था। ये फेंक को थोड़ा हंसना आ रहा था। उसने कहा, अच्छा तो यह बात है। मैंने कहा, अब तुम इसे वापस ले जाओ और अच्छे से समझाओ। मैंने लिन किंगशॉन से कहा, अंदर जाओ। ये फेंक ने उसे अंदर खींच लिया। उनके दरवाजे के सामने मैं करीब 1 मिनट तक खड़ा रहा। तब जाकर मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। अगले दिन दोपहर में दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वह हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हेड से मिलने गई थी और शाम को उनका एक डिनर भी है। वह लगभग 7 बजे के बाद ही फ्री हो पाएंगी। हालांकि दिन में उनके पास समय नहीं था, लेकिन उन्होंने न्यूज में देखा था कि आज आसमान में एक बेहतरीन मीटियोर शावर यानी टूटते तारों की बारिश होने वाली है। इसके लिए शहर से दूर पहाड़ी इलाका सबसे बेस्ट रहेगा जहां आसमान साफ हो। उनका इरादा मुझे अपने साथ ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग पर ले जाने का था।